WWE हमेशा ही एक पसंदीदा रेसलर को काफी आसानी से छोड़ देने के लिए बदनाम है। ये अलग अलग तरीकों से हो सकता है। या तो कोई रेसलर काफी बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ शुरुआत करता है, लेकिन WWE जल्द ही उसकी स्टार पावर को कम कर देता है और वो अचानक ही कार्ड में नीचे गिर जाते हैं। या दूसरे मौकों पर WWE किसी रेसलर को सीधे मेन इवेंट तक पुश कर देती है, लेकिन किसी न किसी कारण से ये पुश सफल नहीं हो पाता और इसीलिए WWE अचानक ही उस रेसलर को सपोर्ट करना बंद कर देता है और वो रेसलर फिर कभी मेन इवेंट सीन में नहीं दिखता। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम WWE के इतिहास के 10 ऐसे रेसलर्स की बात करेंगे जो बहुत तेजी से नीचे आ गए। ऐसे हीरोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। हमारे नए चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स को भी जरूर देखें। नंबर 10, स्कॉट स्टाइनर। WCW वर्ल्ड चैंपियन रह चुके स्कॉट स्टाइनर ने 2002 में WWE के सर्वाइवर सीरीज इवेंट में वापसी करी। उनको ऑडियंस से जोरदार तालियां मिली और ये साफ था कि फैंस स्टाइनर को WWE में बहुत आगे तक देखना चाहते थे। स्टाइनर को रॉ में साइन किया गया और उन्हें ट्रिपल एच के साथ वर्ल्ड टाइटल की लड़ाई में डाल दिया गया। इस फ्यूड को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था जिससे स्टाइनर रॉ के सबसे बड़े बेबी फेस बन जाएं। लेकिन रॉयल रंबल पेपर व्यू में ट्रिपल एच के साथ स्टाइनर के मैच में ये साफ पता चल गया था कि अब स्टाइनर में वो काबिलियत नहीं रही जो उनमें पहले हुआ करती थी। ट्रिपल एच के साथ स्टाइनर का मैच बहुत खराब था और नो वे आउट पेपर व्यू में उनका रीमैच भी कुछ खास नहीं था। स्टाइनर का रिंग के अंदर का काम इतना बुरा था कि फैंस उनके खिलाफ हो गए और WWE के पास स्टाइनर का सपोर्ट पूरी तरह हटा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। शुरुआत में स्टाइनर को WWE के रेसलमेनिया 19 के प्लान्स में शामिल किया गया था, लेकिन उनके बुरे प्रदर्शन की वजह से उनको मैच कार्ड पर भी कोई जगह नहीं मिली। रेसलमेनिया 19 के बाद स्टाइनर कुछ लो कार्ड मैचेस में टेस्ट जैसे रेसलर्स के साथ नजर आए और 2004 में उनको निकाल दिया गया। नंबर 9, डीन मेलेंको एंड पेरी सेटर्न। द रेडिकल्स का डेब्यू एटीट्यूड एरा के सबसे यादगार पलों में से एक था। हालांकि शुरुआत में डेब्यू बहुत खास था, लेकिन ये साफ हो गया कि WWE ने उस ग्रुप के 4 सदस्यों में से केवल 2 के लिए ही बड़े प्लान्स बनाए थे। एडी गुरेरो और क्रिस बेनवा आगे चलकर WWE के मेन इवेंट में शामिल हुए, लेकिन अगर डीन मेलेंको और पेरी सेटन की बात की जाए तो ये टैलेंट WWE में जल्द ही खो गए। मेलेंको को आगे चलकर लाइट हैवीवेट टाइटल के डिवीजन में डाल दिया गया और हालांकि वो एक अद्भुत रेसलर थे, लेकिन वो कभी कार्ड में ऊपर नहीं आ सके। सैटन को रिंग में ज्यादा सफलता मिली थी और उन्होंने यूरोपियन टाइटल भी जीता था, लेकिन जल्द ही उन्हें एक अतरंगी गिमिक दे दिया गया जिसमें वो एक मॉब के प्यार में दिखे। इस बात से ये साफ हो गया था कि वो भी कभी कार्ड में अपनी जगह से ऊपर नहीं आ पाएंगे। नंबर 8, क्रिस मास्टर्स। 2005 में जब से क्रिस मास्टर्स ने WWE में डेब्यू किया था, तब से ही ये जाहिर था कि WWE की उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा थीं। मास्टर्स की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और उनके फिनिशिंग मूव द मास्टर लॉक WWE में सबसे ज्यादा बचाकर रखी गई मूव्स में से एक थी। बदकिस्मती से जब मास्टर्स को पुश मिल रहा था तभी कुछ बदल गया और 2006 में आते ही बिना किसी कारण के WWE का भरोसा मास्टर्स के ऊपर से उठ गया। WWE टाइटल के लिए जॉन सीना के साथ लड़ते लड़ते वो अचानक ही लोअर मिड कार्ड तक गिर गए। मास्टर्स की अपनी बहुत सारी निजी परेशानियां थीं और WWE का इस अच्छे रेसलर से भरोसा उठने के पीछे वो भी एक कारण हो सकता है। आखिरकार उन्हें WWE से बाहर कर दिया गया, लेकिन मास्टरपीस की सारी उम्मीदें अभी नहीं खत्म हुई थीं, क्योंकि 2011 में उन्हें वापस साइन कर लिया गया। मास्टर्स ने रिंग में अपना काम बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन उनकी मेहनत इतनी नहीं थी कि WWE उन्हें वापस मेन इवेंट सीन में लेकर आए और बाद में 2011 में उन्हें दूसरी बार बाहर कर दिया गया। नंबर 7, एंजो एंड कैस। NXT में अपने समय में एंजो और कैस उस ब्रांड की सबसे मशहूर टैग टीम हुआ करती थी। जब दोनों रेसलर को 2016 में प्रमोशन दिया गया तो सभी को लगा कि दोनों रेसलर को अच्छा पुश मिलना तय था, क्योंकि दोनों ही मर्ज को तेजी से बिकवा सकते थे और बिजनेस के नजरिए से भी दोनों को टैग डिवीजन के टॉप पर लाना बिल्कुल सही फैसला था। मेन रोस्टर में इन दोनों का डेब्यू बहुत शानदार रहा, क्योंकि ये डेब्यू रेसलमेनिया 32 की अगली रात को हुआ था और वहां मौजूद हार्डकोर फैंस ने दोनों का स्वागत बिल्कुल किसी बड़े स्टार्स की तरह किया। मेन रोस्टर पर उनके पहले पेपर व्यू मैच के दौरान ही चीजें खराब होने लगी थीं। पेबैक पेपर व्यू के दौरान अमोरे को एक खतरनाक कंकशन हो गया और जब तक अमोरे वापस आए तब तक उनके डेब्यू के दौरान मिली हाइप पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। इसके बाद भी उनको कुछ बेहतरीन स्पॉट्स दिए गए, जैसे बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में उनके टीम में जॉन सीना का शामिल होना, लेकिन WWE को इस जोड़ी को टैग टाइटल्स जिताने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2017 में WWE ने इस जोड़ी को अलग करने का फैसला किया, जिसकी बहुत आलोचना करी गई। अमोरे को क्रूजरवेट डिवीजन में डाल दिया गया और कैस ने एक हील के तौर पर मिड कार्ड में कहीं अपनी जगह बनाई।
इन दोनों का ये अलग अलग करियर उनके WWE के कार्यकाल के खत्म होने की शुरुआत थी और ये बहुत शर्म की बात है कि WWE ने इस डुओ से अपना भरोसा इतनी जल्दी हटा लिया। नंबर 6, व्लादिमीर कोज़लोव। WWE ने इस बात को समझने में काफी वक्त लगा दिया कि व्लादिमीर कोज़लोव मेन इवेंटर नहीं बन सकते थे। पूरे 2008 और 2009 में कोज़लोव को एक खतरनाक और ताकतवर रेसलर के तौर पर बुक किया जाता रहा, लेकिन रिंग में उनकी नाकाबिलियत फैंस को सुलाने के लिए काफी थी। कोज़लोव का ट्रिपल एच और जेफ हार्डी जैसे रेसलर्स के साथ मैचेस बहुत खराब रहा, लेकिन इसके बावजूद भी WWE कोज़लोव को कंपनी में एक बड़ा स्टार बनाने की कोशिश में लगी रही। एक समय पर तो कोज़लोव को रेसलमेनिया 25 में अंडरटेकर के खिलाफ मैच देने की भी बात चल रही थी और एक बार तो स्मैकडाउन के एक एपिसोड में कोज़लोव ने अंडरटेकर को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर कर भी दिया था। खुशकिस्मती से अप्रैल 2009 में कोज़लोव को ECW में भेज दिया गया और ये बात इस तरफ इशारा कर रही थी कि WWE की कोज़लोव से सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। बाद में उन्होंने कोज़लोव को एक कॉमेडिक किरदार दिया और कोज़लोव ने सेंटिनो मारेला के साथ साझेदारी करी। ये कोज़लोव के WWE करियर का सबसे यादगार और मजेदार किरदार था। हालांकि ये उन दिनों से बहुत अलग था जब वो ट्रिपल एच और अंडरटेकर के साथ लड़ा करते थे। नंबर 5, एलेक्स रायली। जब 2011 में एलेक्स रायली ने द मिज को धोखा दिया तब वो बेहद मशहूर हो गए थे। रायली पूरे रोस्टर पर मौजूद सबसे मशहूर रेसलर्स में से एक थे और जब उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट इवेंट में द मिज को हरा दिया तब ये तय हो गया था कि उन्हें मेन इवेंट पिक्चर में शामिल किया जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका पुश खत्म कर दिया गया और वो अपने सभी मैचेस हारने लगे और इससे पहले कि फैंस को समझ आता वो लगातार 12 मैचेस हार चुके थे। उसके बाद उन्हें NXT में एक कमेंटेटर के तौर पर भेज दिया गया और 2016 में उन्हें निकाल दिया गया, जिसके बाद उनका ये असफल WWE करियर खत्म हो गया। ऐसी अफवाह है कि रायली का पुश खत्म करने के पीछे बैकस्टेज पॉलिटिक्स का बड़ा हाथ था, लेकिन जो भी हो, किसी का पुश अचानक से इस तरह हटते देखना काफी अजीब तो था। नंबर 4, डायमंड डैलास पेज। हालांकि डायमंड डैलास पेज की शुरुआती स्टोरी लाइन को WWE में फैंस ने पसंद नहीं किया था, लेकिन कम से कम वो WWE में दी अंडरटेकर जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे थे। जब ये बदनाम लड़ाई खत्म हो गई तब WWE को समझ आ गया कि DDP एक टॉप लेवल के रेसलर नहीं थे और उन्हें लोअर मिड कार्ड में नीचे गिरा दिया गया। आगे चलकर वो यूरोपियन चैंपियन भी बने और ये उन उम्मीदों से बिल्कुल अलग था जैसा फैंस ने 2001 में सोचा था जब DDP ने WWE में अपनी शुरुआत करी थी। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और WWE के फैंस उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते थे अगर WWE ने उनका इस्तेमाल अच्छी तरह से किया होता तो। नंबर 3, सैनिटी। NXT के ब्लैक एंड गोल्ड एरा में सैनिटी एक अलग सा ग्रुप था। मुखिया एरिक यंग का ये ग्रुप बहुत खास था और इसके हर सदस्य में एक अलग खूबी थी। 2018 में इस ग्रुप ने स्मैकडाउन पर अपना डेब्यू किया और इसमें निकी क्रॉस शामिल नहीं थी। इस ग्रुप को द न्यू डे के साथ एक हाई प्रोफाइल लड़ाई में डाला गया, जिसके अंत में सैनिटी ने एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में द न्यू डे पर एक बड़ी जीत हासिल करी। उस पेपर व्यू में जीत के बाद ये स्टेबल उस पूरे साल के लिए टीवी से गायब रहा और इसका कोई ठोस जवाब भी नहीं मिला। WWE ने इस स्टेबल से सारी उम्मीदें खो दी थी और आखिरकार जब अप्रैल 2019 में सैनिटी ने वापसी करी भी तो सिर्फ द मिज के खिलाफ एक 3-on-1 हैंडीकैप्ड मैच में हारने के लिए, जिसके बाद इस ग्रुप से पूरी तरह सबका भरोसा उठ गया। नंबर 2, टैज। जब बात WWE में यादगार डेब्यूज की होती है तो साल 2000 के रंबल में टैज का डेब्यू ह्यूमन सुप्लेक्स मशीन को पेश करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। टैज ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपना डेब्यू करते हुए उन्होंने कर्ट एंगल को हरा दिया और वो एक बड़े स्टार की तरह ही लग रहे थे जो कंपनी में बहुत आगे जा सकते थे। बदकिस्मती से इस बेहतरीन डेब्यू के कुछ हफ्तों बाद ही टैज का WWE करियर तेजी से नीचे गिरने लगा और रेसलमेनिया 16 में उन्होंने हार्डकोर बैटल रॉयल में हिस्सा लिया, जिसमें उनकी हार तय थी। इसके बाद टैज को कार्ड में अपनी जगह बनाने में काफी दिक्कत हुई और WWE में साल 2000 में जेरी लॉलर के साथ उनका एक बेतुका झगड़ा करवाया, जिसने कंपनी में टैज के हालात को कुछ खास ठीक नहीं किया। 2001 की शुरुआत होते होते टैज काफी हद तक दूसरे रेसलर्स को आगे बढ़ाने के लिए हारने वाले रेसलर बन चुके थे और रॉयल रंबल मैच में ये साफ तौर पर देखा जा सकता था। टैज उस मैच में केवल 10 सेकंड्स तक ही टिके, जिसके बाद केन के एक पंच से वो बाहर हो गए। उतने समय में तो उनका एंट्री म्यूजिक भी खत्म नहीं हुआ था। कंपनी में उनका रुतबा और उनकी शोहरत कम हो रही थी और उसके कुछ ही समय बाद टैज सेमी रिटायर हो गए और उन्होंने अपने कमेंटेटर के काम को ज्यादा गंभीरता से करना शुरू कर दिया। नंबर 1, कोफी किंगस्टन। WWE फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा जब कोफी किंगस्टन अपना WWE टाइटल सिर्फ 8 सेकंड्स में ब्रॉक लेसनर से हार गए। कोफी किंगस्टन को WWE चैंपियन के तौर पे काफी सराहना मिली थी, लेकिन अब कोफी किंगस्टन चैंपियन नहीं थे तो फैंस को उम्मीद थी कि WWE एक नई स्टोरी लाइन की शुरुआत करेंगे जहां वो खुद पर और मेहनत करेंगे और लेसनर
पार्टनर को एक रीमैच के लिए चुनौती देंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किंगस्टन को ऐसा दिखाने की कोशिश करी जैसे कि उन्हें टाइटल हारने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने कभी उस हार की बात नहीं करी और ना ही उन्होंने टाइटल वापस जीतने में कोई दिलचस्पी दिखाई। ये एक अजीब फैसला था और किंगस्टन केवल 7 दिनों में एक चैंपियन से एक टैग टीम रेसलर बन गए। इतनी जल्दी टैग डिवीजन में वापस भेजा जाना किंगस्टन की शोहरत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो मेन इवेंट सीन में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये साफ हो गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मानती थी कि किंगस्टन द न्यू डे के सदस्य के रूप में ज्यादा कारगर रहेंगे, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप प्राइस की रेस में लगे एक टैलेंट के रूप में। और यहाँ खत्म होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के 10 ऐसे रेसलर्स जो बहुत तेजी से नीचे आ गए। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।